हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर फाइन। तो अभी पिछले कुछ दिनों से वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे थे, फॉर दैट आई एम सॉरी। सो अभी लेट्स स्टार्ट अगेन विथ चैप्टर नंबर 3, अकाउंट पार्ट 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Before starting the chapter valuation of goodwill, we will first discuss about the word asset. Asset क्या होता है? तो as we all know कि asset के दो types होते हैं. One is kind of current assets. Another is fixed assets. Current assets means the asset which business consists for less than 12 months. Current assets 12 months से कम पीरियड के लिए बिजनेस में रहती है. And what we call fixed assets, the assets which we are going to use for more than 12 months. उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स. ठीक है. फिक्स एसेट्स के भी दो टाइप हैं. टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल मीन्स व्हाट? कि जो एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. ठीक है. इंटेंजिबल मीन्स व्हाट? कि एसेट है लेकिन उसको देख नहीं सकते. टेंजिबल के एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, वो सब. इंटेंजिबल में क्या आता है? गुडविल, कॉपीराइट एंड एक्सेट्रा, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट है. तो अभी जो हमको सीखना है ये चैप्टर में, दैट्स अबाउट द गुडविल. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये गुडविल है क्या? 11th स्टैंडर्ड में भी ये वर्ड आया हुआ था. ठीक है. तब भी इतना मालूम नहीं पड़ा. तो अभी हम ये समझते हैं पहले तो कि गुडविल होता क्या है. तो ये तो समझ में आ गया. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है. क्या है? इंटेंजिबल. मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारे बिजनेस की एक असेट है, इंटेंजिबल. इतना समझ में? गुडविल इज अ काइंड ऑफ अ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉट अ करंट. फिक्स्ड मीन्स कि ये 12 मंथ से ऊपर का पीरियड रहता है उसका. अब आप लोग सोचोगे कि सर ये कैसे, मतलब होती क्या है? जैसे लैंड है उसको देख लिया, बिल्डिंग है, मशीनरी होगी. ठीक है. तो गुडविल क्या होता है? अगर गुडविल को बोलना हो तो इट्स काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ अ रेप्यूटेशन, वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन, वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन of a firm. That means the business. Value of reputation of a firm. That means business in the market. उसको क्या बोलते हैं? गुडविल. अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ? वैल्यू मतलब कि अपना जो बिजनेस है, बिजनेस, ठीक है, जो नाम से हम बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, वो फर्म की मार्केट के अंदर जो रेपुटेशन है उसकी वैल्यू क्या? तो आप बोलोगे कि सर वो कैसे डिसाइड करें? मतलब और पहली दूसरी, ये तो दूसरी नंबर की बात हो गई. सेकेंडरी डिसाइड कैसे? पहली बात कि समझ में कैसे आएगा कि हाँ ठीक है, अपने बिजनेस का मार्केट में नाम है, उसके एक अलग से रेपुटेशन है, तो वो कैसे समझ में आएगा?
ठीक है, वो डिसाइड कैसे करेंगे कि हाँ भाई अपनी भी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर? बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत ही इजी और सिंपल लॉजिक है कि जो प्रॉफिट अपन अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अपन जो अर्न कर रहे हैं वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस जो दूसरे कोई कर रहे हैं उससे ज्यादा हो। फिर से अपनी जो कैपेसिटी है, हमारे बिजनेस की जो कैपेसिटी है टू अर्न प्रॉफिट, हमारे बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है वो हायर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए देन टू द अनदर कॉमन फॉर्म। ठीक है, सवाल क्या था कि हम जो गुडविल गुडविल कर रहे हैं तब से, तो गुडविल क्या, तो मैंने क्या बोल दिया आपको कि मार्केट के अंदर अपने बिजनेस की रेपुटेशन की वैल्यू, मार्केट के अंदर अपने बिजनेस की रेपुटेशन की वैल्यू मतलब गुडविल। ठीक है, तो वहां पे आके अटक गए कि भाई सर डिसाइड कैसे करें कि मार्केट में अपने बिजनेस का रेपुटेशन भी है, वो हम डिसाइड कैसे करेंगे, हाउ विल वी डिसाइड? तो भाई बहुत सिंपल लॉजिक है, समझ लो 10 दुकान साथ में मार्केट के अंदर हम 10 लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो 9 लोगों से ज्यादा मेरी कैपेसिटी प्रॉफिट अर्न करने की वो 9 लोगों से ज्यादा है। तो इसका मतलब कि मेरी मार्केट में रेपुटेशन है। वो 9 लोग भी सोचते होंगे भाई हम लोगों से ज्यादा ये बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है। ख्याल है? अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, वो 9 लोगों से ज्यादा हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? तो वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक स्टेबल और वी कैन से फिक्स कस्टमर। हमारे पास अपने स्पेसिफिक और फिक्स कस्टमर है जो हमसे ही चीजें लेते हैं, खरीदते हैं, और हमारे कस्टमर दूसरों को भी अब हमारी शॉप रिफर करते हैं, अगर आपको चीजें खरीदनी है तो ये शॉप से लो। समझ में आया? तो ऐसे धीरे 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 करके रेपुटेशन बढ़ती है। मैंने क्या बोला, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि भाई आज दुकान डाली और 100 कस्टमर आ गए, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके जैसे ही आप बिजनेस करते हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सर्विस देते हो, अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड करते हो, गुड्स देते हो, तो धीरे 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 आपका एक स्पेसिफिक स्टेबल कस्टमर बेस खड़ा होता है, जो धीरे धीरे करके वो खुद ही आपकी मार्केटिंग करता है। और उससे क्या होता है कि आपके साथ में भले कंपटीशन में अदर शॉप्स हो, अदर बिजनेस हो, अदर फॉर्म हो, लेकिन उनसे ज्यादा आपका प्रॉफिट कैपेसिटी रहता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि अपने बिजनेस की एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। इतना ख्याल है? तो अभी बात हुई वैल्यू की, तो सर उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? तो दैट द गुडविल वैल्यू, अब आप खुद बोलोगे कि गुडविल की वैल्यू है, अगर वो सोचें तो प्रॉफिट पे बेस करती है। किस पे बेस करती है? प्रॉफिट। जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे दूसरों से ज्यादा, ठीक है, दूसरे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे आप जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, इसका मतलब कि आपकी एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, जिसके वजह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी गुडविल वैल्यू है। इतना समझ में आया? विल टेक वन मोर एग्जांपल जो आपको परफेक्टली आपके दिमाग में ये बैठा देगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। आपको ये अगर ये नोट डाउन करना हो तो ये नोट्स काम आएंगे। जो डेफिनेशन है गुडविल की डेफिनेशन, वो आपकी बुक में मिल जाएगी आपको। उसमें वही है कि गुडविल शोज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, दैट्स इट। उसके नीचे लाइन में आपको मिल जाएगा कि गुडविल मतलब क्या होता है इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट दैट वी आर अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट किया था बिजनेस से कि भाई इतना प्रॉफिट होगा, सपोज ₹1,00,000, तो हम ₹2,00,000 कमा रहे हैं। कितने रुपए कमा रहे हैं? ₹2,00,000। मतलब
कि हमारे पास कुछ इतना एक्स्ट्रा है, एक रेपुटेशन है कि हमारे पास एक फिक्स कस्टमर बेस है, ठीक है, और उसके वजह से हमारी गुडविल अच्छी है और हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। We'll take example of two business, a same kind of business, not different. एक फूड आइटम का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एबीसी फूड आइटम शॉप है, कौन सी है? एबीसी। और दूसरी है हल्दीराम, कौन सी है? हल्दीराम। ओके, हल्दीराम जो लोकेशन में, वहां पे वो पिछले 70 इयर्स से बिजनेस कर रहे हैं। कितने साल से? हल्दीराम इज रनिंग द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 70 इयर्स। उसका कुछ इन्वेस्टमेंट है 15 CR। कितना इन्वेस्टमेंट है? सब लैंड, बिल्डिंग, ये वो, वर्कशॉप मिला के 15 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एबीसी फूड आइटम, उसने भी 2 साल पहले सेम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट किया। 2 इयर्स हुए उसके बिजनेस को, कितना? 2 इयर्स। सेम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम तरह की लैंड, बिल्डिंग, उसके पास में ही बिल्डिंग परचेस कर ली या फिर खड़ी कर दी, वर्कशॉप भी है उसके पास, सेम जितना उसके पास इतना उसके पास है, ठीक है। मतलब इसका भी 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इसका भी 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अभी क्या हुआ, मुझे ये फूड आइटम शॉप है टेक ओवर करनी है मुझे, तो मैं सोच रहा था कि दोनों में से एक को खरीद लेते हैं, काम करते हैं। मैं पहले एबीसी के पास गया, मैंने बोला कि आपने जो 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया, एक काम करो, मुझे दे दो, आप अपना प्राइस बोलो। एबीसी को क्या बोला, आप अपना प्राइस बोलो, मुझे ये शॉप दे दो। तो एबीसी बोला कि ठीक है। उसकी सेल वैल्यू डिसाइड की हमने 20 CR। ओके, फिर मैं हल्दीराम के पास गया, दोनों पास में देख लेते हैं किसकी क्या प्राइस है। मैंने इसको पूछा कि भाई आपकी सेल वैल्यू कितनी, तो बोला 40 CR। मैंने बोला यार सेम लोकेशन पे है, सेम इन्वेस्टमेंट है, लैंड, बिल्डिंग सब सेम है, फिर ये भाई डबल पैसा मांग रहा है। सेम फूड आइटम, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सब कुछ सेम है, देन व्हाई आर यू डिमांडिंग मच मोर, डबल वैल्यू देन द एबीसी? तो हल्दीराम ने क्या बोला कि भाई एक काम करो, मैं आपको 20 करोड़ में दे दूंगा मेरी शॉप, वर्कशॉप सब, लेकिन आप मेरा नेम यूज नहीं कर सकोगे। मैंने बोला कि नेम में क्या रखा है? तो ठीक है, नहीं करना है यूज। तो उसने बोला कि एक बार सोच लो, मेरा नाम यूज नहीं कर पाओगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, नाम तो चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि बाद में समझ में आया कि भाई ये 70 ईयर्स से बिजनेस कर रहा है और इसके सिर्फ नाम से ही चीजें बिकनी शुरू हो जाएगी, सेलिंग शुरू हो जाएगी। मतलब सपोज आज मैंने इसको 40 करोड़ दी, कल से मैं भाई ओनर बन गया, लेकिन ऊपर बोर्ड कौन सा होगा? हल्दीराम का। किसका होगा? हल्दीराम का। तो कस्टमर नहीं पूछने वाला कि भाई मैं मालिक हूं, वो क्या देख के आएगा? हल्दीराम, सिर्फ नाम देख के आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन है एक मार्केट के अंदर, उसका एक फिक्स स्टेबल कस्टमर बेस है जो पिछले 70 साल से, जो सिर्फ हल्दीराम नाम से ही आ जाता है। तो मुझे पता था कि दूसरे ही दिन से मुझे मेरा सेलिंग हो जाएगा और प्रॉफिट अर्न करूंगा। सेम प्रॉफिट जो हल्दीराम करता था वही प्रॉफिट मुझे मिलेगा। पर अगर मैंने एबीसी वाला लिया होता, इसको तो कितने हुए? 2 साल ही हुए। मतलब इस बिजनेस को यहां तक पहुंचने में मुझे खुद को मार्केटिंग करनी पड़ती, मुझे खुद को एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ती। समझ में आया? तब जाके शायद 5-10 साल बाद शायद मैं यहां तक इसके प्रॉफिट के लेवल तक पहुंच सकता। तो अभी समझ में आया कि ये जो 20 करोड़ डिमांड कर रहा है ज्यादा, वो और कुछ नहीं है, वो उसके नाम, उसकी रेपुटेशन, हल्दीराम नाम की गुडविल है, उसकी वो डिमांड कर रहा है मुझे। अगर उसका बोर्ड हटा देता तो
कुछ फर्क, मतलब कि मेरा सेलिंग वैल्यू कुछ होगा नहीं, मुझे कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, मुझे वही इसके जैसे ही मेहनत फिर से करनी पड़ेगी फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि लोगों को हल्दीराम का बोर्ड नहीं दिखेगा, फिर सोचेंगे एक बार कि यहाँ से लेके, भले ही मेरे पास उसके ही वर्कर्स हो, सब उसके ही वर्कर्स हो, फिर भी एक बार सोचेंगे कि यहाँ से गुड्स परचेस करें या ना करें। ख्याल आ गया, समझ में आया? तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था। तो ऐसे ही होता है कि आप जितने पुराने बिजनेस हो, ऐसा जरूर नहीं है, ये भी हो सकता है 70 इयर्स का, लेकिन सपोज इसने कभी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, कस्टमर को कभी समझा नहीं, कस्टमर को क्या चाहिए उसको कभी दिया नहीं, तो पुराने बिजनेस होने के बावजूद भी आपका फिक्स कस्टमर बेस खड़ा नहीं हो सकता। फिक्स कस्टमर बेस के लिए आपको अच्छी क्वालिटी सर्विस देना पड़ता है, और एक बार आप उसको प्रोवाइड करते हो, फिर उस आपके नाम से ही आपके पास से चीजें खरीदता है। तो ये एक स्मॉल एग्जांपल था गुडविल का। नाउ अनदर थियरी टॉपिक जो बहुत बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल 3 मार्क्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ओके, तो कौन से फैक्टर्स हैं, पहले उसके नाम देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, पीरियड ऑफ बिजनेस, नेचर, लोकेशन, पीरियड, मार्केट सिचुएशन, efficiency of manager, and the last one other special reasons। ये 3 मार्क्स में बहुत बार थियरी के तौर पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इजी है। इसके 6 पॉइंट्स है। पहला कौन सा है? नेचर। बहुत बार आपकी गुडविल की वैल्यू आपका बिजनेस कौन से नेचर का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कोई ऐसा बिजनेस रहता है जिसमें आप फ्रॉम द स्टार्ट अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हो, तो उसकी गुडविल की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है। कोई एक कॉमन बिजनेस है जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको गुडविल इतना मिलता नहीं है, आपको उसकी गुडविल की वैल्यू होती नहीं। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन से नेचर का है। ठीक है, जैसे ऐसा कोई बिजनेस होगा जिसमें नॉर्मली रिसेशन नहीं आता और उसमें सेलिंग का पार्ट ज्यादा रहता है रोज रोज, ठीक है, तो वो वाले नेचर वाले बिजनेस के अंदर गुडविल हमेशा ज्यादा रहती है। दूसरा है लोकेशन। लोकेशन मैटर करती है कि आपका बिजनेस कौन सी जगह पे। सपोज आप प्रिंटिंग, जेरोक्स, लेमिनेशन ये सारे वर्क करते हो, सर्विस देते हो, ठीक है, अच्छा खासा आपके पास मशीनरी है, 4-5 है, सब कुछ है, अच्छा खासा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी एक ब्रांच है, अपनी ऑफिस शिफ्ट करके कोई ज्वेलरी शॉप है वहां पे डाल दी। कहाँ डाल दी? ज्वेलरी शॉप, आसपास सब ज्वेलरी वाले, ठीक है, तो वहां पे ये वाला बिजनेस चलेगा नहीं। आपका बिजनेस कौन सा है? प्रिंटिंग का, लेमिनेशन, तो ये कहाँ पे? जहाँ पे कोर्ट, कॉलेजेस, क्लासेस, स्कूल्स होते हैं, वहां पे चलने वाला है। तो लोकेशन मैटर करता है कि आपका कौन सा बिजनेस है, आपके कस्टमर आपको कहां पे मिलेंगे। ओके, फिर है पीरियड। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कोई भी बिजनेस, उसमें आपको पहले 1-2 साल में आपकी गुडविल नहीं मिलती, उसको टाइम लगता है। जितना बिजनेस पुराना उतनी उसकी गुडविल ज्यादा। मार्केट सिचुएशन, कई बार मार्केट अफेक्ट करती है। सपोज कि आपने जो बिजनेस किया उसमें स्टार्टिंग के अंदर आप मोनोपोली हो, आपकी मोनोपोली हो, मतलब कि आप अकेले हो, तो वो आपका गोल्डन चांस रहता है कि वो टाइम पीरियड के अंदर आप मार्केट का अच्छा खासा फायदा उठाओ और अपना एक नाम बना लो। मतलब कि तब आपको गुडविल की वैल्यू आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रिएट भी होगी और उसकी वैल्यू इंक्रीज भी होगी। तो मार्केट डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है।
कई बार मार्केट रिसेशन भी रहती है और आपके प्रोडक्ट सेल नहीं होते तो वैल्यू डाउन भी हो सकती है। इफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, बिजनेस चल रहा कौन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब नेचर अच्छा खासा है, लोकेशन भी सही है, बहुत पुराना है, मार्केट भी अच्छी है, लेकिन सपोज सडनली बिजनेस को चलाने वाला बंदा ध्यान से काम नहीं करता तो जो बनी बनाई गुडविल होती है वो भी डाउन हो सकती है। और सडनली जो बिजनेस अभी नया लोकेशन भी उसने अभी लिया है, मार्केट पॉजिटिव चल रहा है और उसने एफिशिएंसी से काम किया तो वो शॉर्ट टाइम के अंदर भी गुडविल क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत अफेक्टिंग फैक्टर है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। और उसके बाद अदर्स में क्या आता है कि कोई भी बिजनेस के अंदर आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? लाइसेंस, कॉपीराइट लेने पड़ते हैं। अगर सपोज आपके पास वो लाइसेंस है, परमिशन है, कॉपीराइट है, तो तब आप उसका यूज करके अच्छा खासा सेल कर सकते हो। तो उस टाइम पे वो बिजनेस की गुडविल हमेशा क्या रहती है? ज्यादा रहती है। ओके, ये लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। और मुझे एक तो सजेशन थी कि आप सर चैप्टर्स के वेटेज बोलो, तो ये चैप्टर का वेटेज 6 से 8 मार्क का रहता है। 3 मार्क्स का सम एंड देन थ्योरी आएगा। लेकिन 6 से 8 मार्क्स से ज्यादा चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 जो अपने एडमिशन रिटायरमेंट है वहां पे भी ये जो आप चैप्टर सीखने वाले हो उसमें स्मॉल पॉइंट्स में एडजस्टमेंट के अंदर ही आएगा। तो आप इसको 6 मार्क मत समझो, वो 8 मार्क वाले जो बड़े सम है 5 और 6 में से आएंगे, वहां पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स गुडविल के डालेंगे। तो आप इसको 6 नहीं, इसको ये समझना है कि 12 मार्क का वेटेज है, डबल ही समझो। ओके, थैंक यू।